आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21 एंड 21A, 21 एंड 21A। ठीक है, ये दो आर्टिकल्स जो हैं हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इनके बारे में कि आखिरकार ये जो आर्टिकल है पर्टिकुलरली डील किस चीज़ से करता है। ठीक है, क्योंकि हमने जो आर्टिकल है इससे पहले जो हमने देखा था आर्टिकल 20 काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 21 को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक एग्जिस्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट कौन से पार्ट में? पार्ट थर्ड में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम मौलिक अधिकार इनको बोलते हैं हिंदी में। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूं आपका दोस्त अरुण। अब ये आर्टिकल 21 कहता क्या? आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल जो 21 है वो प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ को? हम एक इंसान की, यानी जो इंडिया में रह रहा है और जो फॉरेनर्स जो इंडिया में आते हैं उनकी लाइफ को और पर्सनल लिबर्टी को। यहाँ पर कहा गया है आर्टिकल 21 के तहत कि जो एक पर्सन है ना तो उसको उसकी लाइफ से जुदा करा जा सकता है, ना ही उसकी पर्सनल लिबर्टी से जुदा करा जा सकता है। मगर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर जुदा करना है तो कोई प्रोसीजर जो इस्टेब्लिश लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश करा गया उसके तहत ही उसे जुदा करा जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल मानकर चलिए, ठीक है, यहाँ पर जो लेजिस्लेचर का काम होता है, यानी कोई भी एक कानून बनाने का काम होता है, वो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट में तीन चीज़ें निहित होती हैं, दैट इज़ दी लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये तीन चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं इंटीग्रल पार्ट हैं पार्लियामेंट का। ठीक है, फर्स्ट लोकसभा के पास जाता है, दूसरा राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट उसे असेंट करते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं और मोहर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था वो पूरे तरीके से एक्ट बन जाता है। अब उसमें एक प्रोसीजर लिखा गया कि चीज़ें कैसे कैसे होनी है, तो उस प्रोसीजर के द्वारा ही किसी इंसान की लाइफ और लिबर्टी को छीना जा सकता है। ठीक है, अब वो किन किन चीज़ों के तहत करा जा सकता है। यहाँ पर एक फेमस केस आया था, दैट इज़ द गोपालन केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आर्टिकल जो 21 है वो कहाँ पर अप्लाई होगा। पहली चीज़ कि आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत ये अप्लाई होगा। अब एग्जीक्यूटिव कौन होती है? एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है ना, तो यहाँ पर इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, अब ये जो एग्जीक्यूटिव है ये इस लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। अगर ये मनमाने ढंग से इम्प्लीमेंट करती है तो यहाँ पर फिर क्या होगा? ये मनमाने ढंग से इम्प्लीमेंट कर रही है और उस समय पर ही क्या होता है? आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है, या तो ग्रुप ऑफ पीपल का या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। तो वहाँ पर आर्टिकल 21 जब उल्लंघन होगा, इसका उल्लंघन होगा, वायलेशन होगा, इन्फ्रिंज होगा ये आर्टिकल, तो उसके समय क्या हो सकता है कि वो जो पर्सन है, वो इंडिविजुअल या फिर वो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं रिट इशू कराने के लिए। ठीक है, वहीं पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। ठीक है, अपनी रिट्स को इशू कराने के लिए और इस आर्टिकल को कहने के लिए कि हमारा जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट है ये उल्लंघन हो रहा है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक और चीज़ कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये चीज़ें आर्टिकल 21 जो है अगर उल्लंघन होगा वो इस चीज़ के अगेंस्ट तो आप PIL डाल सकते हो या फिर अपनी अर्जी डाल सकते हो, मगर अगर कोई भी आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन है ना उसके तहत आप नहीं जा सकते हो। यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लोकसभा और मतलब पार्लियामेंट और यह स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई भी एक ऐसा लॉ बनाती है और उसमें मनमाने ढंग से कि हमें ये करवाना है और वो सारे प्रोविजंस उस एक पर्टिकुलर एक्ट में डाल दिए जाते हैं और उसके तहत जो है पुलिस जो है ना कोई भी एक्शन लेती है और वहाँ पर आर्टिकल 21 उल्लंघन होता है किसी का, तो वहाँ पर जब आर्टिकल 21 उल्लंघन होगा ना, एक या तो इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ पीपल का जब क्या होगा आर्टिकल उल्लंघन होगा, तो वो ना तो आर्टिकल 26 के तहत 226 ना ही आर्टिकल 32 के तहत वो ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना ही हाई कोर्ट जा सकते हैं रिट इशू कराने के लिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है,
अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि इसका जो मतलब है ना वो ये है कि स्टेट जो है वो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को स्नैच कर सकता है, डिप्राइव कर सकता है एक इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है। वो किस बेस पे कर सकता है, एक बेस होगा वो उसका लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट करा जाता है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही रूलिंग दी थी कि स्टेट जो है इजीली कि ना या तो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या पर्सन को इजीली उसके जो राइट हैं पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को उसे उससे डिप्राइव कर सकता है, ठीक है। बट किसके बेस पर, एक लॉ जो बनाया गया है या तो पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। होप यू गॉट इट, समझ में आया आपको। अब आपको सिंपल सा एग्जांपल लेकर बताता हूं। जस्ट सपोज अब आपके घर में 3 जने हैं, आपकी मम्मी जी, आपके पापा जी और आपकी दादी जी। छोड़िए दादी जी को, छोड़िए, ठीक है, और मम्मी जी को छोड़िए, पापा जी को छोड़िए। आपके घर में 3 जने हैं, दादाजी, दादी जी और आपके पिताजी, ठीक है। और मम्मी जी जो हैं वो मान लीजिए होम मिनिस्टर, ठीक है। मगर वहाँ पर जो तीनों का काम क्या है, आपकी दादी जी और दादाजी, सपोज कीजिए दादाजी प्रेसिडेंट हैं, दादी जी मेरी मान लीजिए, ठीक है, मेरी दादी जी क्या है, फिर उसके बाद ये लोकसभा का काम करती हैं और मेरे जो पिताजी हैं वो राज्यसभा का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कोई बिल बनाया जाता, उन्होंने एक कानून बनाया घर में कि आज से जो खाना है ना वो 9 बजे खाया जाएगा, ठीक है। आज से खाना जो है वो 9 बजे खाया जाएगा, 9 PM पर, डिनर जो होगा 9 PM पर होगा। वहीं पर जो आपकी माता जी हैं वो तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अब ये एक प्रोसीजर बन गया कि यहाँ पर जो खाना है ना वो 8 बजे बनेगा, 8 बजे से बनते बनते 9 बजे आप बन जाएगा और 9 बजे सब खाने के लिए बैठ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इनकेस क्या होगा कि अगर मेरे घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, मेरे घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब क्या हुआ कि मुझे भूख लग गई 7 बजे, मुझे 7 बजे भूख लगती है। 7 बजे जब भूख लग गई तो कहीं ना कहीं जो एक लॉ था, एक प्रोसीजर था जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, मैंने उसका उल्लंघन कर दिया ना। अब स्टेट क्या करेगा, अब स्टेट जो करेगा वो ये करेगा कि मेरी जो राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है ना उसको स्नैच करने की कोशिश करेगा। किस तरीके से, जो प्रोसीजर यहाँ पर लिखा गया उस लॉ के तरीके से कि अगर कोई भी 9 बजे तक खाना नहीं खाता है और उससे पहले मांगता है या बाद में मांगता है तो उसको खाना नहीं दिया जाएगा। और उसके साथ क्या क्या करना है वो भी उसमें लिखा है कि या तो उसको 1 गिलास पानी दिया जाएगा, या उसको 2 इडली दी जाएंगी, या 2 चपाती दी जाएंगी, या फिर 1 कटोरी राइस दिए जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें, मगर उसको फुल खाना नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी जो पर्सनल लिबर्टी, मेरी जो पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल लाइफ है, यानी मेरी जो लाइफ है उसको डिप्राइव करा जाता है, मुझे उससे डिप्राइव करा जाता है, मुझे डिटेन कर लिया जाता है कि तुमने 7 बजे खाना मांगा क्यों। मुझे एक कमरे में बंद कर देंगे, फिर वहाँ पर 1 कटोरी राइस धर देंगे कि अगर खाने हैं तो ये खा ले, अदरवाइज नहीं मिलेगा तो कब, 9 बजे मिलेगा। तो ये लॉ है, उसका उल्लंघन हुआ। अब यहाँ पर मेरी पर्सनल जो मेरी लाइफ है और मेरी जो पर्सनल लिबर्टी उसका उल्लंघन हो रहा है। तो मैं जो है ना, जब ये लॉ बन गया, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसमें तो लिख दिया कि ये सारी, इसमें लॉ में ये लिख दिया कि ये चीज़ें जो मेरे साथ हो सकती हैं, मगर वहीं पर मेरी मम्मी क्या करती हैं, मेरे को डंडे से मारती हैं या मेरे को बेल्ट से मारती हैं। ये कोई भी कुछ भी करता है तो वो एग्जीक्यूटिव का आर्बिट्ररी एक्शन हो गया, लेजिस्लेचर का नहीं, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव ने मेरे को बहुत मारा तो इसके तहत मैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता हूं। बट लेजिस्लेचर ने ऐसा लॉ क्यों बनाया भाई कि मेरे को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और वहां पर 1 कटोरी चावल जाएंगे, इसके तहत मैं नहीं जा सकता। समझ में आया आपको, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें फेमस केस गोपालन केस में हुई थी 1950 में, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसीजर है ना वो लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश करा गया, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो एक्सप्रेशन है वहां पर यूज करा गया, ठीक है।
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है कि अगर चीज़ें ये सारी हो रही हैं, अगर किसी का भी राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो आप जो है ना एक बार लॉ में जाकर देखो क्या वो रीजनेबल है, क्या वो जस्टिसिएबल है, क्या वो सोशली एक्सेप्टेबल है, क्या उससे किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंच रही, किसी को दर्द तो नहीं हो रही, किसी की लाइफ को या पर्सनल लिबर्टी को थ्रेट तो नहीं पहुंच रही। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि यहाँ पर रीजनेबिलिटी और जुडिशियसनेस देखी जाती है लॉ की, क्या वो सही है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसे अपने तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि भाई लड़के को भूख लगी है, बेशक खाना जो डिनर है वो 9 बजे होगा, डिनर 9 बजे होगा, बट इसको जो ना, जो मेरा नाम अरुण है, जैसे कि अरुण को जो भूख लगी है वो 7 बजे लगी, भाई इसको भूख जल्दी लगी क्योंकि इसने काम ज़्यादा कर लिया। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये तो भाई रीजनेबल है, जब इसने काम ज़्यादा करा है तो जो ये है ये 7 बजे खा सकता है। ठीक है, मगर जो और मेंबर है जो थाली बैठे हैं उनको तो 9 बजे ही मिलेगा, उनको तो 9 बजे ही मिलेगा। तो ऐसे ही वहाँ पर रीजनेबलनेस देखी जाती है कि चीज़ें सही हैं तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार, तुम्हारी जो लाइफ है उसको हम थ्रेट नहीं पहुंचाएंगे, बट इफ़ यू डिड समथिंग वेरी रॉन्ग तो भाई वहाँ पर तो तुमको 9 बजे ही खाना मिलेगा, जो अगर तुम खाली बैठे हो तो। ये बात समझ में आई? तो ये यही कहता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पर ये देखी जाए चीज़ें आसानी से जितनी हो जाए ना, और एकदम उसमें तर्कपूर्ण रीज़न होने चाहिए कि चीज़ें अगर हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, ऐसी क्यों हो रही हैं, वैसी क्यों हो रही हैं, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है, समझ में आपको बात? ठीक है, तो चलते आगे अब। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि यहाँ पर ये बोला गया है, देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ को तवज्जो दी थी, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इस गोपालन केस में। ठीक है, आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो वैलिडिटी है ना लॉ की, अगर वो उसने उसमें प्रेस्क्राइब्ड करा है कुछ भी प्रोसीजर उसमें दिया गया है, तो उसको लेकर कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ना ही उस पर कोई उंगली उठा सकता कि ये जो प्रोसीजर है अनरीजनेबल है, अनफेयर है और अनजस्ट है। ठीक है, यानी अगर मेरे दादाजी ने 9 बजे का प्रावधान निकाला है तो मैं यहाँ पर अपने मम्मी पापा के पास ये लेकर नहीं जा सकता, या दादा दादी के पास ये अर्जी ये नहीं लेकर जा सकता कि भाई दादाजी मेरे को जो है ना 7 बजे खाना खाना है और मुझे 7 बजे ही, क्योंकि आपने जो 9 बजे का प्रावधान रखा है ना ये बहुत गलत है, इतने टाइम पर तो आत्माएं जो है ना सिकुड़ जाती हैं और फिर खाना खाने का मन नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर यही बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पर्सनल लिबर्टी का जो मतलब है ना यहाँ पर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, इसमें ये है कि जो एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर मैन की, एक पर्टिकुलर इंसान की जो बॉडी है ना और उसकी इंडिविजुअलिटी, खाली उसी को प्रोटेक्ट करना है, ना कि ये देखना है कि चाहता क्या है वो। ठीक है, जैसे कि 9 बजे का प्रावधान था, मुझे 7 बजे भूख लगी आई, तो 7 बजे उन्होंने मुझे एक कमरे में कैद कर दिया और एक कटोरी राशन दे दिया, चावल वगैरह वो मुझे खाने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जस्ट मैं अपनी बॉडी को हाइड्रेट या पानी पीने के लिए हाइड्रेट रख सकूं या फुल अप रख सकूं, ताकि 9 बज जाएं और मैं उस समय पर खाना खा सकूं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। बट देखिए, जैसे कि कभी कभी होता है कि हमने कोई बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, ब्लंडर कर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी जो है ना मिस्टेक्स को सुधार लें, तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें हम करते हैं। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को क्या आता है, 1978 में याद आती है कि भाई मैंने कुछ गलती करी है, तो वो अपनी जजमेंट को दोबारा बदलने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ तो करा जा सकता है। कैसे? कि मेनका गांधी जी ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, तो जैसे ही वो ट्रैवल करने के लिए निकली और एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनका जो पासपोर्ट है ना वो जब्त कर लिया था। जब्त करने के बाद उनकी जो पर्सनल लिबर्टी और उनको भी डिटेन कर लिया गया था। ठीक है, कि आप यहाँ पर बैठिए, आपसे पूछताछ कर रही है, बट उन्हें कोई रीज़न नहीं बताया गया, तो इसीलिए उन्होंने एक केस डाला सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर फिर सुनवाई हुई और उसके बाद उस केस का नाम निकल कर आया मेनका केस, दैट इज़ द मेनका गांधी केस 1978।
सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 137 के तहत ये पावर है कि वो अपनी जजमेंट को ओवर रूल कर सके और नई जजमेंट पास कर सके, सो दैट कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इनकेस अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उनको रेटिफाई करके उनको इम्प्रूव करा जा सके। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? 137। होप यू गॉट इट। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है ना, बट यू मस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, अब मेनका गांधी केस में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट है उसको ओवर रूल कर दी और नई जजमेंट पास करी। यहाँ पर कुछ वाइडर इंटरप्रिटेशन, बहुत बड़ा जो ढांचा है वो बनाया और उसमें बहुत सारी चीज डालने की कोशिश करी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है ना, किसी भी पर्सन की, वो डिप्राइव करी जा सकती है, मगर वहां पर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ अप्लाई ना होकर वहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट ने डाला। मगर प्रोसीजर तो वही रहेगा, मगर उसमें कुछ रीजनेबिलिटी, फेयर और जस्ट के प्रोविजन डाल दिए। अब ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है? तीनों चीजें प्रोसीजर, सॉरी, किसमें देखने के लिए? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अमेरिकन कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकन जो एक्सप्रेशन है, दैट इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको डालने की कोशिश करी, और जो अदर जो मैटर्स थे, दैट इज द रीजनेबल, फेयर और जस्ट जैसे प्रोविजंस को डालने की कोशिश करी, ताकि किसी की भी लाइफ और किसी की भी पर्सनल लिबर्टी को हर्ट ना हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 21 है वो प्रोटेक्शन करेगा किससे? पहले तो हमने देखा कि आर्बिट्री एक्शन जो है ना एग्जीक्यूटिव का, उसी से दे रहा था, मगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आर्बिट्री एक्शन है ना लेजिस्लेचर का, यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का, उनसे भी अगर वो कोई भी मनमाने ढंग से कानून बनाते हैं और वो आगे चलकर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो उसको नल एंड वाइड करार दे दिया जाएगा। जैसे कि 1973 में एक फेमस केस आया था, दैट इज द केशवानंद भारती केस। गोपालन केस, केशवानंद भारती की जो जजमेंट है वहां से भी रिलेटेड है। ठीक है, जब हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो लेजिस्लेचर है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, ठीक है, वो कानून बना सकते हैं, मगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर वो उल्लंघन करेगा, दैट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज नल एंड वॉइड और अल्ट्रा वायलेट और नॉट इन द कॉन्सोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सारी सुप्रीम कोर्ट को पावर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज रिगार्डेड एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन गारंटर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, अब यहाँ पर फर्दर क्या होता है? कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि राइट टू लाइफ जो है वो आर्टिकल 21 में एम्बेडेड है। ठीक है, नॉट मेयरली जो एनिमल एग्जिस्टेंस, यानी बॉडी को ही तुम खाली बचा नहीं सकते, मगर वहां पर ह्यूमन की जो एक तरीके से डिग्निटी है ना, उसको भी तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। इट इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए, एक बूढ़ा आदमी था। ठीक है, एक बूढ़ा आदमी था। अब भाई 60 साल के बाद तो सबकी पेंशन आती है। ठीक है, तो उसकी भी पेंशन आनी थी। अब कुछ सालों से, कुछ महीनों से उसकी पेंशन नहीं आ रही थी और वो काफ़ी अपसेट था कि भाई मेरी पेंशन नहीं आ रही है। अब वो जो ना क्या करता है कि पेंशन ऑफिस जाता है। पेंशन ऑफिस जाने के बाद उसके सामने एक जो ऑफिसर वो उसे बैठा मिलता है। उसे कहता है कि सर जी, एक बात मुझे अर्जी आपसे देनी थी कि मेरी जो पेंशन है वो अभी तक मुझे नहीं मिली है, क्या आप कुछ करेंगे ऐसे? तो भाई देखो, गवर्नमेंट ऑफिस, देखिए गवर्नमेंट ऑफिसर यही होते हैं। अभी भी धांधलीबाजी बहुत है। ठीक है, करप्शन बहुत है। बेशक कह दो कि नहीं है, मगर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि करप्शन बहुत ज़्यादा है आज भी। ठीक है, आज भी बगैर पैसे लिए काम नहीं होता। बट यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन जब एक ऑफिसर के पास पहुंचा, ये ऑफिसर जो था काफ़ी कंपैशनेट था। ठीक है, इसके अंदर मोरालिटी बहुत ज़्यादा थी एंड ये जो ना अंडरस्टैंड कर सकता था दूसरों की फीलिंग्स को भी। तो इसने इस बूढ़े आदमी की प्रॉब्लम सुनी और इसने कहा कि इसने कुछ ऐसे वर्ड बोले और इसने तुरंत ऑफिसर ने कह दिया कि भाई तुम्हारी जो
पेंशन है वो नेक्स्ट मंथ से ही चालू हो जाएगी, आनी चालू हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। अब ऐसे क्या वर्ड्स थे जो इस बूढ़े ने इस ऑफिसर से कहे और ऑफिसर तुरंत मान गया। इस बूढ़े आदमी ने ये कहा कि सर जस्ट लिसन टू मी दैट आई जस्ट नॉट वांट टू लिव माय लाइफ, आई वांट टू लिव माय लाइफ विद फुल डिग्निटी। अब डिग्निटी का मतलब ही बहुत है, ठीक है, डिग्निटी का मतलब ही बहुत है। आप एक बार खुद सर्च कीजिए कि डिग्निटी का मतलब क्या है, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको डिग्निटी क्या होती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि खाली एनिमल एग्जिस्टेंस ही नहीं, उसकी बॉडी यानी वो आदमी बच रहा है मगर वो लाइफ अपनी यूं ही जी रहा है फालतू में, लाइक ना तो उसे अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, ना पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, ना एक स्वच्छ वाटर है, यानी कॉन्टामिनेटेड वाटर उसे मिल रहा है और डिकॉन्टामिनेटेड वाटर भी नहीं है उसके पास, यानी उसमें काफ़ी सारे जो लाइक लेड वगैरह हैं वो पाए जा रहे हैं, उसको जो एक मीठा पानी होता है उसका भी प्रावधान नहीं है, उसको कोई भी कहीं भी रोक रहा है, उसकी जो लिबर्टी कुछ नहीं है, उसको ना तो कहीं घूमने दिया जा रहा है ना कुछ। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर हटने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो वाइड इंटरप्रिटेशन थी ना सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी, और ह्यूमन डिग्निटी का कॉन्सेप्ट ही इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल है 21, इसमें ना कि सिर्फ राइट टू लाइफ में एनिमल एग्जिस्टेंस काउंट होगा, बट राइट टू लाइफ और राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब इस आर्टिकल में काफ़ी सारी जो वैरायटीज़ हैं काफ़ी राइट्स की वो इंक्लूड होती हैं, जैसे कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर, एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्डियस इंडस्ट्रीज, ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड, प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स। इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 45 में भी है, दैट इज़ द जो हमारा सोशलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, फ्री लीगल एड, ठीक है, यहाँ पर राइट है, ये राइट टू फ्री लीगल एड, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अकेला कन्फाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड ट्रायल का भी कॉन्सेप्ट है, हैंड कफिंग का भी है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट का भी है, अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, टू ट्रैवल अब्रॉड, बॉन्डेड लेबर, कस्टडियल हरासमेंट, एमरजेंसी मेडिकल एड, टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ स्टेट, फेयर ट्रायल, prisoner to have necessity of life, women to be treated with decency and dignity, against public hanging, hearing, information, right to information, right to reputation, or right of appeal from a judgment of conviction, ठीक है। अब अगला है राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट अगेंस्ट बार एंड फेटर्स, एंड राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट टू स्लीप, राइट टू फ्रीडम एंड नॉइज पॉल्यूशन, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई भी आपके घर में आपके बराबर में नॉइज बजाता है ना 10 बजे के बाद, सीधा पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट या पुलिस थाने, मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, और कर दो कहानी, ठीक है। देखिए ऐसी चीज़ें होती हैं। अब लाइक ये भी नहीं कि अगर किसी के खुशी का माहौल है और आप जाकर पुलिस में कंप्लेंट करवाते हो और वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो उसकी खुशी में तो भंग पड़ जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि अगली देखिए वही वाली बात है कि अगर आप कहीं भी चले जाओगे ना, देखो किसी ने सही कहा है कि लाइफ में अगर पड़ोसी सही मिल जाए ना तो लाइफ अच्छे से कट जाती है, मगर अगर लाइफ में पड़ोसी अच्छा ना मिले ना तो बस लाइफ की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो इसलिए आपने जब नॉइज़ पॉल्यूशन की कंप्लेंट कराने जाओ तो एक बार देख लेना पड़ोसी कैसे हैं, ठीक है। भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और देखिए जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी आप जा सकते हो सुप्रीम, मतलब डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपके पास या तो आप देखिए सबसे पहले तो आप पुलिस वालों के पास ही जाएंगे, वहाँ पर कहेंगे कि भाई हमारी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद अगर नहीं मज़ा आता है तो भाई पहुँच जाओ हाई कोर्ट 226 के तहत। अगर आपकी जब बातें यहाँ पर भी आप खुश नहीं हो, आप मतलब सेटिस्फाई नहीं हो, तो सीधे पहुँच जाओ 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हो जाएगा आपका काम। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखिए अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट ऑफ आर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 21 में एक क्या करता है कि ये डिक्लेयर करता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी। स्टेट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल, सबके लिए,
जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो स्टेट है वो कोई भी प्रोविजंस बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें ठीक है, आर्टिकल 21A में, कि स्टेट का जो काम है वो जो फंडामेंटल राइट है ना, वो खाली एलिमेंट्री एजुकेशन तक सीमित है, ना कि आप चाहो कि आपको MBBS करा दो। भाई MBBS कराने के लिए अगर आप चाहोगे मुझे तो अमेरिका जाना है भाई MBBS करने के लिए, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती ना। इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना एलिमेंट्री एजुकेशन तक ही सीमित रखी गई हैं। ठीक है, और जो अदर जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, अगर आप चाहोगे PhD करनी है, MBBS करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, तो अब स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से ही तो चीज़ें करेंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए सारी चीज़ें यहीं तक सीमित रखी गई हैं। और ये जो प्रोविज़न था ऐड करा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, 2002 में। अब ये जो सारे प्रोविज़न है एलिमेंट्री एजुकेशन का जो है, ये हमें आर्टिकल 45 में भी देखने के लिए मिलता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था DPSP में। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ें थी वो यहीं पर लिखी गई थी, तब हमारा जो फंडामेंटल राइट में जो राइट टू एजुकेशन है वो ऐड नहीं था। ये कब ऐड हुआ है? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन है वो ऐड कर दिया गया था। अब देखिए 1993 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा कि जो फंडामेंटल राइट है प्राइमरी एजुकेशन का, ये राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल के 21 के तहत रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हर एक चाइल्ड को जो सिटीजन है इस कंट्री का, उसके पास ये राइट है कि वो एजुकेशन को फ्रीली प्राप्त कर सके 14 साल तक। ठीक है, फ्रीली प्राप्त कर सके 14 साल तक। इसके बाद क्या होगा, जो राइट टू एजुकेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद अगर स्टेट की लिमिट है कि वो आपको प्रोफेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करना चाहता है, लाइक अगर वो वोकेशनल एजुकेशन कोई प्रोवाइड करना चाहता है, अगर वो तुम्हें ये चाहता है कि तुम जो है ना कलेक्ट्री की पढ़ाई करो या फिर तुम बाहर जाके कोई भी कोर्स परस्यू करो, तो वो कर सकता है, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मगर यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें इकोनॉमिकली जो कैपेसिटी है ना उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे ये कहा था कि कोर्ट ने अपनी जो 1992 में जो जजमेंट दी थी ना उसको ओवररूल कर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई थी। अब 1992 की जजमेंट क्या थी? 1992 में कोर्ट ने ये कहा था कि जो फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू एजुकेशन, यहाँ पर अगर बच्चा क्या है कि अगर उसको प्रोफेशनल एजुकेशन भी नहीं मिल रही है ना, तो भी वो जो है अपने स्टेट से, अपने जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उनसे गुहार लगा सकता है कि भाई साहब हमें जो है ना एजुकेशन चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ना फिर टर्मिनेट कर दी गई और ये सारी चीज़ें ऐड कर दी गई। ठीक है, ऐड कर दी गई। तो आपको समझ में आई बात। अब आगे चलकर जो आर्टिकल 21A है वो पार्लियामेंट के द्वारा इनैक्ट करा गया, ए जोड़ दिया गया। पहले तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 21 में निहित थी। ठीक है, फिर अलग से एक आर्टिकल को बनाया गया और आर्टिकल 21A बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ये आर्टिकल 21 ही है। ठीक है, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला राइट टू एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स है ना 21 में। ठीक है, बाकी जो राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21A वो बाद में इनैक्ट हुआ है। ठीक है, बाद में इनैक्ट हुआ है तो पार्लियामेंट के द्वारा इसको राइट टू एजुकेशन का जो राइट है वो बना दिया गया, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया कि अगर हमें सोसाइटी में ह्यूमन कंडीशन इनबिल्ट करनी है, ह्यूमन कंडीशन लेकर आनी है, या फिर जस्ट जो सोसाइटी है वो क्रिएट करनी है, तो हमें एलिमेंट्री एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जो मानव का विकास है वो शुरू से अगर अच्छी साइड में हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें आगे चलकर भी अच्छी ही होती है। तो ये था आपका आर्टिकल 21 कंप्लीटली जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होती है कि सर ये चीज़ आप भूल गए, ये चीज़ नहीं बताई, अगर कोई भी आपका सजेशन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू टेल मी, यू जस्ट कैन से एनीथिंग। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर भी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप मुझसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आई विल लेट यू नो एवरीथिंग। ठीक है, धीरे धीरे प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे मुलाकात होगी आपके जो आर्टिकल है 22 के साथ। ठीक है, आर्टिकल 22 के साथ पूरे फंडामेंटल राइट्स में कवर करा रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी तक हमारे कवर हुए हैं 21 तक। तो
अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक और नई वीडियो, एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब, ठीक है, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो कर दीजिए लाइक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तभी तो मज़ा आएगा ना। सही से एक रिवॉल्यूशन लेकर आना है एजुकेशन सिस्टम में। बस आपका साथ चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, बस आपका साथ चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।